तो ये जो है 3 हिस्सों में हमारा ये कोर्स आउटलाइन डिवाइडेड है, आइडियोलॉजी और सॉरी पहले मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है मैंने। आइडियोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो पहले मिड में हमने आइडियोलॉजी के जो जितने पार्ट्स थे उसको हमने आइडियोलॉजी को इन डिटेल डिस्कस किया, टू नेशन थ्योरी को, वन नेशन थ्योरी को, कम जो है इसी तरह कंपेरेटिव आइडियोलॉजी को और आइडेंटिटी आइडियोलॉजी को हमने डिस्कस किया। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनका देखा, कुछ मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स हमने जो आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड थे वो हमने देखे। दूसरे पार्ट में जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, और तीसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बाद जो है तीसरा कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स का, वो इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स जो हम अभी तक लर्न कर चुके हैं, जिनका हमारे आज के क्लास से ताल्लुक है। वो है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना और मुस्लिम लीग का बनना। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी और इसे एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाया था, और पर्पस इसका क्या था कि इंडियन के इंटरेस्ट को सर्व करना, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में पॉलिटिकल नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज को ट्रांसफ़र करना था। और फिर उसके उसके अगेंस्ट में फिर मुस्लिम्स ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, जो कि लाहौर, जो कि आपके जो शिमला डिप्यूटेशन के नतीजे में ये बनी थी। और फिर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम देखें तो कुछ डिसएग्रीमेंट रहा इन दोनों के दरमियान में, ख़ास तौर पर पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड। जैसे 1906 में हमने पढ़ा कि इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। ईस्ट में तो खैर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और फिर वेस्ट में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ईस्ट में मुसलमानों की पॉपुलेशन और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, लीगल प्रैक्टिसेस थी, कोर्ट्स थी, फिर इसी तरह मीडिया के डिपार्टमेंट से, तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को बेनिफिट हो रहा था। और फिर उसके अगेंस्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए थे, और फिर 1919 में इस पार्टीशन को एनल कर दिया गया, मंसूख कर दिया गया था, फिर से बंगाल को एक सूबा बना दिया गया। और फिर जो मुस्लिम्स ने 1905 में शिमला डिप्यूटेशन में जो डिमांड की थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट उनको मिलना चाहिए, तो 3 साल के बाद एक एक्ट आता है। इस एक्ट ने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। जब मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट, एक पॉलिटिकल सिस्टम मिल गया जिसके बेस पर यह था कि मुस्लिम्स को वोट मुस्लिम्स ओनली और हिंदुओं को सिर्फ हिंदू वोट कर सकता था, लिहाजा सेपरेट इलेक्टोरेट की बेसिस पर मुसलमानों की ने एक पहली स्टेज को कवर कर लिया, और वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरी स्टेज को कवर कर लिया, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। पहली स्टेज में उन्होंने खुद को एज अ नेशन के तौर पर प्रेजेंट किया था ना, वो उन्होंने अचीव करने के बाद फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ गए। उसके बाद थर्ड जो स्टेज थी आइडियोलॉजी की, उसमें वो फिर स्टेट की तरफ गए थे। तो दूसरे स्टेज में उनको 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। जब सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी, वो थी कांग्रेस की, और कांग्रेस ये बात नहीं मान रही थी। इस वजह से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 में लखनऊ पैक्ट करवाया, क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में थे, यानी कि वो मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे। तो दोनों पार्टीज के मेंबर होने की वजह से जो कायदे आजम थे उन्होंने एक लखनऊ में इनकी ज्वाइंट सेशन करवाया, और फिर कांग्रेस से उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो तस्लीम करवाया, और इवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन भी उनसे तस्लीम करवाई। तो लिहाजा ये बेनिफिट हुआ। फिर आगे चल के ये जो वर्ल्ड वार 1 हुई, उसके नतीजे में ये जो लखनऊ पैक्ट के नतीजे में जो यूनिटी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में कायम हुई थी, वो फिर आपकी खिलाफत मूवमेंट और वर्ल्ड वार 1 की वजह से वो ख़त्म हो गई। जब ये ख़त्म हो गई तो उसके नतीजे में फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन आना था 1919 मिनटो, ये आपके मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन आना था, और उसके लिए फिर साइमन कमीशन 1927 में भेजी गई थी। उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड ब्रिकेनहेड। उन्होंने फिर जो इंडियंस थे उनको चैलेंज किया था कि इंडियंस क्योंकि वो खुद डिवाइडेड हैं, लिहाजा वो एक यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर मुस्लिम्स और हिंदूज का एग्रीमेंट हो, ऐसा नहीं बना सकते।
लिहाजा इस चैलेंज को इंडियंस ने एक्सेप्ट किया था। फिर 2 मुसलमान थे और फिर 5 हिंदू, उन्होंने मिलकर एक कमेटी, नेहरू कमेटी के तहत एक रिपोर्ट बनाई। ये नेहरू रिपोर्ट कहलाती है, जो 1928 में पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट में कुछ इश्यूज थे, जैसे कि मिसाल के तौर पर मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन थी, वो जो 1/3 रिप्रेजेंटेशन थी या सेपरेट इलेक्टोरेट था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उर्दू को एज अ कौमी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उन्होंने मानने से तस्लीम कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और साथ में उन्होंने ये किया कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जो कि बेसिकली रेजिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इनटू प्रोविंस होना चाहिए था, उन्होंने विद सेंटर कर दिया। यानी कि उन्होंने जो है ना, जो प्रोविंसेस थे उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने से इनकार कर दिया। तो उसके नतीजे में फिर मुस्लिम्स ने, यानी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने पॉइंट्स प्रेजेंट किए। और ये पॉइंट्स बेसिकली क्या थे? ये पॉइंट्स जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के और नेहरू रिपोर्ट को बेसिकली एक चैलेंज जो लॉर्ड बिर्किनहेड ने इनको दिया था इंडियंस को, कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। लिहाजा जो है इन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके ये बनाने की कोशिश की थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने फिर मुस्लिम्स के जो जो रिक्वेस्ट थी उनको एंटरटेन नहीं किया। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली ने अपना फार्मूला दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला दिया, जो 14 पॉइंट्स के नाम से फेमस है। और फिर ये भी कांग्रेस को एक्सेप्टेड नहीं था। जब ये दोनों को एक्सेप्टेड नहीं था, तो उसके बाद फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए। अब बेसिकली क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया के लिए बनाना था, और ये जो आज का हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे 1935 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी इंपॉर्टेंस एक इस वजह से भी है कि ये पाकिस्तान का पहला इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, यानी आरजी कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। जब तक कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्क अपना कानून नहीं बना लेते, उनको इस कानून पर चलना था। लिहाजा ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उस इस कानून के बनाने के लिए ये हमने बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें देखी, जो कि वजह बनती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। यानी कि नेहरू रिपोर्ट और कायद आज़म के 14 पॉइंट से रिजेक्ट हो जाने के बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज को फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। 1930 में पहली, 1931 में दूसरी और 1933 में तीसरी हुई थी। तो लिहाजा ये जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो जेल में थी। इस वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और हमने इलाहाबाद का एड्रेस जो अल्लामा इकबाल ने दिया था 1930 वाला, वो हमने पढ़ा था। उस वक्त अल्लामा इकबाल भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट उन्होंने भी नहीं किया था। तो लिहाजा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, सर आगा खान वहाँ पर उनके लीडर बने थे, मुस्लिम्स के साथ सबके, जो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट कर रही थी। और उन्होंने वहाँ पर जो डिस्कशंस की थी ब्रिटिशर्स के साथ, उसके नतीजे में जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कंक्लूडिंग पॉइंट्स आए थे, वो था इंडियन फेडरेशन बनाना। फेडरेशन बेसिकली क्या था कि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम था, एक प्रोविंसेस में और दूसरा स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स में। प्रोविंसेस क्या थे कि जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी, प्रिंसली स्टेट्स में प्रिंसेस रूल करते थे। तो लिहाजा इन दोनों को मर्ज करके फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनाना था। जैसे आज हमारे 4 सूबे हैं, तो चारों सूबे जो हैं उनकी जो मेंबरशिप है वो कंपलसरी है विद द फेडरेशन। लिहाजा हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक फेडरेशन कायम करना थी, प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर, प्रिंसली स्टेट और सूबों को मिलाकर वफाकी हुकूमत बनाना थी, एक ये था। और दूसरा सिंध के सेपरेशन का मामला। जैसे नेहरू रिपोर्ट में ये पॉइंट उन्होंने सिंध सेपरेशन को एक्सेप्ट तो किया था, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा था कि अगर ये अपने अपने फाइनेंशियल बर्डन्स खुद बियर कर सकता है तो सिंध सेपरेट हो सकता है। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 8वें पॉइंट में उन्होंने कहा था कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई, क्योंकि सिंध मुंबई का हिस्सा था। लिहाजा ये जो पॉइंट था नेहरू रिपोर्ट वाला और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स वाला, उसमें सिंध के सेपरेशन का मामला, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात तस्लीम कर ली गई कि भाई सिंध को अलग कर दिया जाएगा। और लिहाजा जब कानून बनेगा तो जाहिर सी बात है उसमें ये बात ऐड होनी थी।
और नेक्स्ट था डायर की सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो 1919 का मिर्लो मॉर ये आपका मोंटफोर्ड रिफॉर्म जो है ये जब आया था, तो उसमें डायर की सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। डायर की सिस्टम बेसिकली क्या था, पहले ब्रिटिशर्स का एक गवर्नर होता था जो सूबे को चलाता था, लिहाजा उसके साथ फिर एक चीज और ऐड की गई कि इंडियंस की तरफ से सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर वाला कॉन्सेप्ट और प्लस गवर्नर वाला कॉन्सेप्ट, तो इसको वो डायर की सिस्टम कहते थे। तो सूबों में उन्होंने डायर की सिस्टम दिया था 1919 में। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड कर दिया गया कि भाई ये जो सूबों में डायर की सिस्टम है इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये डायर की सिस्टम को खत्म करने की बात वहां पे चली थी। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर कांग्रेस प्रेजेंट नहीं थी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इनको इनवाइट तो किया गया था, लेकिन क्योंकि इनकी लीडरशिप जेल में थी तो ये नहीं थे। और फिर इनको जो है ना एक लेबर थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनका नाम था वेडवुड बैन। इन्होंने वाइसराय जो इंडिया के थे लॉर्ड इवन, उनसे कहा था कि आप कांग्रेस की लीडरशिप से बातचीत करें, उनसे उनसे नेगोशिएट करें और फिर उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेकर आने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कोई आप एक्ट बना भी लेते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन भी जाता है, तो कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो उस पर अगर एग्री ना हो तो बाद में जाकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। फिर से बाद में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने की उम्मीद थी कि भाई ये क्योंकि एक बड़ी पार्टी तस्लीम नहीं कर रही, तो लिहाजा 17 से 19 फरवरी 1931 को इनके दरमियान में, यानी गांधी और वो आपके जो वाइसराय थे लॉर्ड इरविन के दरमियान में, ये गांधी इरविन पैक्ट कहलाता है, ये 1931 में हुआ था। तो इनके दरमियान में ये नेगोशिएशंस हुई थी, क्योंकि इस टाइम पर जब ये जो नेहरू रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार किया गया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थी? सिविल नाफरमानी की तहरीक, जिसमें नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो ब्रिटिश गुड्स थे उनका बायकॉट कर दिया जाता था, उनके जॉब्स से रिजाइन कर दिया जाता था, टैक्स देने से इनकार कर दिया जाता था, और फिर इस तरह की, जैसे कि गांधी ने साल्ट मूवमेंट वगैरह चलाई थी, तो इस तरह की डांडी मार्च वगैरह करते थे। तो ये पैक्ट, इसमें जो है ना 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट ये था कि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो राउंड टेबल 2 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। और दूसरा पॉइंट ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो सिविल नाफरमानी के तहत सिविल डिसोबीडियंस की जो मूवमेंट चलाई हुई है, वो उसको ख़त्म कर देंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो बदले में फिर वायसराय ने उनसे दो चीज़ें करने इंश्योर की कि अगर ये दो चीज़ें कांग्रेस करती है तो फिर वायसराय जो है ना, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या करेगी, जितने भी ऑर्डिनेंसेस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में या नोटिफिकेशन इशू हुए थे पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में, उनको विड्रॉ कर दिया जाएगा। और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स प्रिजनर्स थे, यानी कि कैद में थे, जैसे गांधी और नेहरू वगैरह खुद ये जेल में थे, तो उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट। जब उन्होंने उनको रिहा कर दिया तो गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी खत्म कर दी, और उसके बाद फिर जो है ना गांधी ने पार्टिसिपेट किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो मेन डिस्कशन थी वो इस बात पर थी कि गांधी वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स ये तस्लीम कर लें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पब्लिक, कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अकली दल हो, किसी भी सारे ग्रुप को इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। जबकि मुस्लिम्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी और वो ये कह रहे थे कि भाई हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और हम मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस जगह पर आकर गांधी ने ये इंसिस्ट करने की कोशिश की कि नेहरू रिपोर्ट को ही एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए और इसी को फर्दर जो है ना एलोबरेट करके कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर अडॉप्ट कर लिया जाए। लेकिन सर मोहम्मद शफी जो थे
पंजाब के, उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, ये अगर आप हिंदू मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं तो नेहरू रिपोर्ट नहीं, कायदे आजम के 14 पॉइंट जो कायदे आजम ने दिए हैं उनको अडॉप्ट कर लिया जाए और फिर ये रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज को उन 14 पॉइंट्स के तहत हल कर दिया जाए। लेकिन ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो जाती है। फेल किस बात पर होती है? ये इस बात पर कि गांधी जो है ना वो तस्लीम नहीं कर रहा था कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे अकाली दल हो गए या फिर दलित हो गए, तो ये जो आउटकास्ट हिंदूज थे वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मांग रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट वो भी मांग रहे थे, सिख भी मांग रहे थे, तो खैर वो उनको तस्लीम नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक कम्युनल अवार्ड दिया जिसे जो 16 अगस्त 1932 को उन्होंने दिया। इसमें 3 पॉइंट्स जो है ना वो उनके अहम थे। एक था 1/3 रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस से तस्लीम करवाया कि मुसलमानों को 1/3 यानी कि 33% जो है वो नेशनल असेंबली, जैसे आज हम नेशनल असेंबली करते हैं तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और दूसरा ये है कि उन्होंने ये तस्लीम किया कि भाई सिंध को सेपरेट कर दिया जाएगा। और तीसरा उन्होंने वेटेज का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो वेटेज का सिस्टम था इसमें बेसिकली क्या था, जहां पर मुसलमानों की आबादी कम थी वहां पर उनको सूबाई सीटें ज्यादा दी गई थी और जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी वहां पर उनको सीटें कम दी गई थी। जैसे कि मिसाल के तौर पर दो बहुत बड़े सूबे थे जो बाद में पार्टीशन भी हुए, जैसे बंगाल को आधा उनको मिला, आधा हमें मिला, पंजाब आधा उन्हें, आधा हमें मिला। तो यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि पंजाब में 57% मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी, तो 175 सीट्स में से 86 सीट्स उनको मिली। हालांकि माना मोर देन 50% उनकी पॉपुलेशन थी तो 50% सीटें उनको मिलनी चाहिए थी एटलीस्ट। और फिर बंगाल में उनकी 54% पॉपुलेशन थी तो 250 सीट्स में से 119 सीटें उनको मिली थी। तो ये था बेसिकली वेटेज। जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन कम थी, जैसे पंजाब, जैसे जैसे आपका आसाम हो गया या फिर आपके जो बाकी थे यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, मद्रास वगैरह, तो वहां पर उनको सीटें ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पर जहाँ पर मुसलमानों की जैसे पंजाब और बंगाल में पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो उनको सीटें कम दी गई। तो ये बेसिकली कम्युनल अवार्ड आया था। और इस कम्युनल अवार्ड में देखें कि मुसलमानों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो कंटिन्यूड रहा, 1/3 रिप्रेजेंटेशन भी कंटिन्यू रही। और कायदे आजम ने जो ये सिंध सेपरेशन की बात की थी उसको भी वो तस्लीम किया गया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जो है ना वो एबसेंट थी, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप थी वो जेल में थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर गांधी और नेहरू को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर क्यों, उसकी वजह यह थी कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी, तो इस वजह से गांधी और नेहरू और उसके अलावा जितने भी थे वो वो वहाँ पे नहीं थे, और इंक्लूडिंग कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो भी प्रेसिडेंट नहीं थे। उसके पीछे एक और वजह यह थी कि ये जो मीटिंग थी एक तो बहुत शॉर्ट थी और दूसरी ये कि ये जो मीटिंग थी अनइम्पोर्टेंट थी। एक शॉर्ट और अनइम्पोर्टेंट होने की वजह से ये थी। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो मेजर इश्यूज थे वो डिस्कस हो गए थे, लिहाजा एक वाइट पेपर यानी कि रफ ड्राफ्ट, एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वाइट पेपर के नाम से जो है बनाया गया था। 17 मार्च 1933 को ये आया था। और फिर फर्दर एक जो है ना ये कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के तहत फिर इसको इसको एज अ एक्ट के तौर पर लाया गया था। इसमें 16 मेंबर थे और 24 जुलाई 1935 को इसे इंस्टीट्यूट बुक में इंक्लूड करके फिर इस एक्ट को 1 अप्रैल 1937 को जो है कानूनी हैसियत दी गई थी। और फिर इस तरह हमारा ये जो इंडियन एक्ट है 1935 जो है ये बना था। अब बेसिक हमारा पॉइंट यहां पर है कि ये जो इंडियन एक्ट है ये क्या था, जिसे फुली इन्फोर्स किया गया था 1937 में, पार्शली इन्फोर्स इसे किया गया था 1936 में। और उसके पीछे वजह यह थी कि इलेक्शन हुए थे। तो इसके जो मेजर पॉइंट्स थे वो ये थे। ये बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम था, एक प्रोविंशियल में और दूसरा फेडरल पार्ट में तकसीम था। और प्रोविंशियल में ये था कि ये जो फेडरेशन थी
ये दी गई थी कि एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, और ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, जैसे कि इंडियन फेडरेशन सजेस्ट की गई थी कि प्रोविंसेस और स्टेट्स इसमें शामिल होंगी। लिहाजा प्रोविंसेस को, जैसे कि बाद में इस एक्ट के तहत 11 सूबों में हिंदुस्तान को तकसीम किया गया था, जहां पर ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, और फिर उसके साथ प्रिंस स्टेट्स भी वो ऐड होनी थी इसके साथ, फेडरेशन के साथ, जैसे मुंबई, बिहार, यूपी, सीपी, उड़ीसा, मद्रास वगैरह, और इसी तरह फिर हमारे बंगाल था, आसाम था, हमारे यहाँ सिंध, केपी की, बलूचिस्तान वगैरह। तो 11 सूबे जो है ना उन्होंने बनाए थे, और बाकी जो है 560 जो प्रिंसली स्टेट थी, जिसमें कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मनावदर वगैरह, ये जो प्रिंसली स्टेट थी, बहावलपुर, सवात, दीर, चित्राल वगैरह, ये रियासतें शामिल थी। और जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सजेस्ट किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जैसे कि पहला पॉइंट जो है कायदे आज़म का, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इन द प्रोविंसेस। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें रेजिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इनटू द फेडरेशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट था, लेकिन कायदे आज़म की पॉइंट में क्या था कि प्रोविंसेस को ये जो ऑटोनॉमी थी ये दी गई थी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो इस प्रोविंशियल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो उनको दी गई थी, इन इन सूबों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, यानी कि वो बजट वगैरह अपना खुद बना सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो लॉ बना सकते थे, सूबाई कानून बना सकते थे। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये थी कि ये सूबे जो है ना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे या जो लॉ बनाएंगे अपने लिए, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन एक्ट 1935 के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, ये शर्त थी। और ये जो सब्जेक्ट से मुराद यहाँ पर डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डिपार्टमेंट्स जो है वो 3 तरह के बनाए गए थे। जैसे हमारे यहाँ फेडरल और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स है ना, तो बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। फेडरल वो थे जो कि वफाकी गवर्नमेंट के अंडर में आते थे, और वहां पर वफाक यानी कि जो वायसराय होता था वो कंट्रोल करता था। और प्रोविंशियल्स में गवर्नर्स होते थे और साथ में चीफ मिनिस्टर्स होते थे। और इसी तरह कॉन्करेंट में जो है, ये दोनों एक साथ मिलके चलाते थे। ऐसे डिपार्टमेंट्स भी थे जिनको सूबे और वफाक दोनों मिलकर चलाते थे। हाँ, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बना सकती थी, लेकिन वो 1935 एक्ट के अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए थे, ये कंडीशन थी। सबसे पहले इस एक्ट में जो जो फुल जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जो दी गई थी वो एनडब्ल्यूएफई को दी गई। इसमें 3 कम से कम मेंबर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 6 होने चाहिए, यानी कि 3 से कम नहीं होने चाहिए और 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिए गए थे। ये बेसिकली फॉरेन ऑफिस था, हमारे जो इंडियंस थे उनका, हिंदुस्तान का फॉरेन ऑफिस था, एज अ फॉरेन मिनिस्टर ये काम करता था वहां पर। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो फेडरल पार्ट था। इसका कभी ये फेडरल पार्ट कभी इन्फोर्स नहीं किया गया। उसकी वजह यह थी कि वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से फेडरल पार्ट रह गया था। प्रोविंशियल पार्ट हुआ था, इलेक्शन भी हुए थे, लेकिन फेडरल पार्ट रह गया था इसका वर्ल्ड वार टू की वजह से। तो ये जो फेडरल लेजिस्लेचर बनाई गई थी, फेडरल असेंबली, तो उसके लिए इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन जो है बाद प्रोविंशियल असेंबली से, उनके जो जो मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स आते थे, लेजिस्लेचर्स आते थे जो फेडरल, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आते आते हैं। एक है डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है कि जब पब्लिक किसी एमएनए एमपीए को वोट देती है तो डायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। और यही जो एमएनए एमपीए जाकर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, या फिर जो सेनेटर्स को वोट करते हैं, तो ये जाकर जो नेशनल असेंबली और सेनेट से जो वोटिंग होती है वो होती है इनडायरेक्ट वोटिंग। तो लिहाजा इनडायरेक्ट इलेक्शन इनके लिए रखे गए थे। और दूसरी जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे आज हम सेनेट कहते हैं, तो काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो प्रपोज किए गए थे। तो 2 हाउसेस पर ये डिपेंडेंट था, एक जो है आपका अपर हाउस, एक लोअर हाउस।
तो उनके लिए जो है ना, एक के लिए डायरेक्ट इलेक्शन और एक के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रपोज किए गए थे। और जैसे कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर हमें जो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट जो मिला था, उसको कंटिन्यू रखा गया था। और गवर्नर जनरल को अख्तियारात दिए गए थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर सकता है। जैसे कि माशाल्लाह हमारे यहाँ लगता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और फिर जो एलएफ होता है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर होता है, उसके तहत जो है उसको चला रहे होते हैं। नेक्स्ट है डायरकी सिस्टम। ये जो डायरकी सिस्टम हम कह रहे थे कि वो सूबों से ख़त्म कर दिया गया था, तो फिर उसको लेकर आए थे फेडरल गवर्नमेंट में। ओके बेटा, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ये यहाँ पर बात कर रहे थे डायरकी सिस्टम की, कि ये जो डायरकी सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया गया था सेंटर में। फिर ये जो डिपार्टमेंट्स थे, मेन 3 डिपार्टमेंट्स थे, डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स, ये फिर गवर्नर जनरल के अंडर में रखे गए थे। और ये जो गवर्नर जनरल होता था, ये फिर रिपोर्ट करता था, जैसे कि हमने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो ऑफिस था, उसको उसको ये रिपोर्ट करता था। और फिर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आगे फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता था उससे उससे डील करता था। तो इस तरह एक चैनल बना हुआ था। तो डिफेंस, पूरे हिंदुस्तान की फौज जो है वो इस गवर्नर जनरल के अंडर में होती थी, जिसे हम वायसराय कहते हैं। और इसी तरह पूरा फाइनेंस, हिंदुस्तान का सारा बजट इसके अंडर में होता था। और फॉरेन अफेयर्स, जितनी भी जो फॉरेन कम्युनिकेशंस होती थी, जैसे कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज के साथ डीलिंग्स होती थी, वो ये गवर्नर जनरल करता था। और इस गवर्नर जनरल को 3 बंदे एज एडवाइजर के तौर पर दिए गए थे, जो कि ये खुद अपॉइंट करता था। और ये बंदे जो है, ये ना फेडरल लेजिस्लेचर के अंडर में आते थे और ना ही जो है ना काउंसिल ऑफ स्टेट के अंडर में आते थे, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल थे टू द गवर्नर जनरल ओनली। तो ये जो इंडियन एक्ट है 1935, ये एक लिहाज से इंपॉर्टेंट इसकी इस वजह से भी है कि ये हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक मुत्तफ़िका कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 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 उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाकर लोगों की, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश की थी। एक ये, और दूसरा ये है कि इस एक्ट के फौरन बाद सूबा इलेक्शन हुए थे, और फिर ये चलता रहा था। और फिर 1919 के एक्ट थे, जैसे मैंने कहा कि फेडरल, क्योंकि इसका पार्ट नहीं था, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 1919 के एक्ट के तहत चल रही थी, क्योंकि फेडरल इलेक्शंस हुए नहीं थे, फेडरल गवर्नमेंट बनी नहीं थी। तो फेडरल गवर्नमेंट 1919 के एक्ट, यानी कि मोंटफोर्ट रिफॉर्म के तहत वो चला रहे होते। और फिर बाद में जाकर उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1935 का, ये इंडियंस को दिया गया। क्या हुआ, फिर से बंद हो गया क्या? चल रही है ना? बेटा अब कुछ और बैकग्राउंड, हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ जाने से पहले कुछ बैकग्राउंड को देखेंगे। ये जो इंडियन एक्ट आया 1935 का, तो उसके तहत 1937 में इलेक्शन हुए थे। इन 1937 के इलेक्शन के तहत जो गवर्नमेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो फोर्स करते थे वंदे मातरम गाने के लिए, तिलक लगाने के लिए। फिर विद्या मंदिर स्कीम बनाई गई थी, और इस तरह की वो चीज़ें उन्होंने की थी। और फिर कायदे आज़म वालों ने, जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्योंकि कंसल्ट नहीं किया गया था, इस वजह से उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, और फिर इंडिया को इंडिया इंडिया को शामिल कर दिया गया है वर्ल्ड वार 2 में। तो 1 सितंबर 1939 को ये जब पोलैंड पर हमला हुआ, हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, तो वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है बरतानिया और फ्रांस वाले वो सपोर्ट कर रहे थे पोलैंड को। तो इन्होंने एज अ प्रोटेस्ट के तौर पर उन्होंने
रिज़ाइन कर दिया था गवर्नमेंट से। जब गवर्नमेंट से रिज़ाइन किया था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने को कहा था और उन्होंने ये निजात का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया। उसके बाद ये जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ डिसएग्रीमेंट्स पाया गया गवर्नमेंट के बाद। ये जो लॉर्ड वेवल थे उन्होंने शिमला में इन पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था। असल वजह क्या थी? असल वजह थी ये थी कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनानी थी उन्होंने, और फिर ये जो हिंदुस्तान है उसको पावर ट्रांसफ़र करके के उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वो पावर ट्रांसफ़र करके आज़ादी दे के जाना चाहते थे। तो लिहाजा शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी 1945 में, 25 जून 1945 में ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसमें लॉर्ड वेवल ने प्रपोजल दिया था कि 14 जो है ना वो मिनिस्टर्स होंगे, जिसमें से 5 मुस्लिम लीग के होंगे, 5 कांग्रेस के होंगे और बाकी अकली दल वालों के या मिनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन के वो होंगे साथ में। फिर यहाँ पर एक इशू आ गया था कि कांग्रेस ने कहा कि इसमें से एक जो है ना वो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स को दी जाए सीट, मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, हमें 5 की 5 सीटें दी जाए। लिहाजा इनके दरमियान में ये जो रिप्रेजेंटेशन का इशू है ये सॉल्व नहीं हुआ और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गई। और फिर ये जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने 21 अगस्त 1945 को इलेक्शन का अनाउंस किए कि भाई 20 ये जो है ना इलेक्शन 1945 में 21 अगस्त को अनाउंस कर दिया कि भाई हिंदुस्तान में इलेक्शन हो गए और ये इलेक्शन जो है ना वो करवाए गए। और इसमें मुस्लिम लीग का जो एजेंडा था उनका, उनके दो एजेंडा थे बेसिकली। एक ये था कि वो सारे मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि वो पूरे मुसलमानों की जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं सब की रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी है। और दूसरा वो पाकिस्तान के नारे पर के हम पाकिस्तान बनाएंगे, ये उनका जो है ना उस वक्त का इलेक्शन का एजेंडा था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एजेंडा था उनका भी एक एक तो यही था कि भाई हम पूरे हिंदुस्तान की जमायत हैं, हम मुसलमानों की भी और हिंदुओं की, सिखों की, अकली दल वालों की और फिर आउटकास्ट हिंदूज की, क्रिश्चियंस की, तो ये सब की हम रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी हैं। और वो लड़े थे इलेक्शन अनडिवाइडेड इंडिया के लिए। बेसिकली ये जो इलेक्शंस थे ये पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड हिंदुस्तान के लिए लड़ा जा रहा था। और इस इलेक्शन के नतीजे में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने 30 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 57 सीटें जीती थी। और प्रोविंशियल सीट्स में मुस्लिम लीग ने 428 सीटें जीती थी और इस तरह आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने 930 सीटें जो है उन्होंने जीती थी। असल में गवर्नमेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 मेजर प्रोविंसेस में सीटें जीत ली थी। लिहाजा उन्होंने 8 सूबे में हुकूमत कायम की। और इसी तरह मुस्लिम लीग ने 2 सूबों में, वैसे वो 3 सूबों में हुकूमत बनाते लेकिन खिज़र हयात ताइवाना को सपोर्ट कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, अकली दल वाले सिख और फिर कम्युनिटी अवार्ड जो मैंने आपको 1932 का बताया जिसमें कि ये कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर उनको जो है ना सीटें कम मिलेगी। तो इनको सपोर्ट चाहिए थी जो अकली दल वाले थे उनसे, मिनॉरिटीज़ से मुस्लिम लीग को सपोर्ट चाहिए थी ताकि वो कोalition गवर्नमेंट बनाए। लेकिन मिनॉरिटीज़ ने उनको सपोर्ट नहीं किया और खिज़र हयात ताइवाना वालों को सपोर्ट किया तो उनकी वहाँ पंजाब में गवर्नमेंट बन गई थी। इनकी गवर्नमेंट बन सकती थी लेकिन बनी नहीं। फिर ये हुआ कि ये जो लॉर्ड वेवल थे उन्होंने कहा था कि भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए जो है ना मैं, इन्होंने अनाउंस किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ना बनाएंगे, जैसे कि उन्होंने 14 सीट्स का कहा था उस लिहाज से वो उन्होंने बनाने का कहा था। कांग्रेस ने उनके प्रपोजल को जो है ना ये जो आया, ये जो दिया था इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान, उस ये जो प्रपोजल दिया था अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, तो ये जो प्रपोजल है उन्होंने वो उसको कहा था कि भाई कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था इसी बेस पर के इनको एक नेशनल सीट मिलनी चाहिए मुस्लिम लीग की सीट में से, और मुस्लिम्स ने उनको रिजेक्ट किया था। लेकिन मुस्लिम लीग ने उनको जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शमूलियत के लिए उन्होंने एग्री एग्री किया था। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर जो
ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो जिन्होंने इलेक्शन जीते थे, तो उनको बुलाया था दिल्ली कन्वेंशन में 1946 में। और दिल्ली में ये कन्वेंशन हुई थी। इस कन्वेंशन में उनको मोटिवेट करने के लिए कि हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये डिस्कशन के बाद उन्होंने पार्टिसिपेट करने का कहा था। और फिर हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने एक रेजोल्यूशन वहां पर पेश की थी इसी दिल्ली कन्वेंशन में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जोन्स का नाम लिया था। जैसे कि पाकिस्तान दो जोन में था, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका बंगाल और आसाम था, और नॉर्थ वेस्ट में हमारे ये चार सूबे थे। तो इनको मिलाकर जो है ना, उन्होंने कहा था कि एक सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट जो है ना वो बनाई जाएगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स का वर्ड यूज किया गया था, तो यहाँ पर उन्होंने आकर करेक्शन कर दी कि भाई ये सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट होगी, यानी कि एक रियासत बनेगी। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ आ गया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान का पर्पस बेसिकली क्या था कि वो इसी ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको जो बनी हुई है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही हम अपने जो राइट्स हैं, पावर्स हैं, वो देकर चले जाएं, इंडिपेंडेंस देकर चले जाएं। पार्टीशन इनका पर्पस नहीं था, ये पार्टीशन नहीं देना चाहते थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये खुद आए हुए थे, उन्होंने मीटिंग्स भी की थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वालों से। और इसके साथ जो है सर स्टूफिड क्रिप्स भी थे, जैसे क्रिप्स मिशन आया था तो वो भी थे, और अलेक्जेंडर भी इनके साथ थे। ये तीन मेंबर एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था 1946 में। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, एक था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना, और दूसरा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ये जो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को फिर वो आगे नेक्स्ट गवर्नमेंट देकर जाना चाहते थे। और फिर इसके लिए कैबिनेट मिशन प्लान को फर्दर डिस्कशन के लिए उन्होंने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी शिमला में 5 से 13 मई 1946 के दरमियान में। और इन्होंने जो एक फार्मूला पेश किया था वो ये पेश किया था कि भाई पूरे हिंदुस्तान को दो ग्रुप में तकसीम कर दिया था। कैबिनेट मिशन प्लान में दो ग्रुप में तकसीम कर दिया था। एक ग्रुप था बेसिकली आपका मुस्लिम का, और एक ग्रुप था नॉन मुस्लिम्स का यानी हिंदूज का। और इस पर भी ये जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी एक इशू आ गया था। इशू ये था कि मुस्लिम लीग जो है ना वो सजेस्ट कर रही थी एक्सटर्नल रिलेशंस यानी फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस और कम्युनिकेशन। वो मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि ये सेंट्रल को दिए जाएं, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स होने चाहिए। और उसके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कह रही थी कि ये जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, डिफेंस है या फिर कम्युनिकेशन है, उसके साथ करेंसी भी फेडरल गवर्नमेंट को दी जाए, कस्टम भी फेडरल गवर्नमेंट को दी जाए, और फंडामेंटल राइट्स भी दिए जाए। साथ में उन्होंने एक और नई बात उनसे कर दी कि भाई ये जो ग्रुप्स हैं मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इन दोनों ग्रुप में शामिल होने के लिए बंगाल और आसाम में जो है ना वो प्लेबिसाइड करवाया जाए, रेफरेंडम करवाया जाए, उनसे पूछा जाए कि वो कौन से ग्रुप में जाना चाहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओरिएंटेड ग्रुप में या मुस्लिम लीग ओरिएंटेड ग्रुप में। तो ये फिर उन्होंने एक और मसला छेड़ दिया था वहां पर। असल इसके पीछे उनका लॉजिक क्या था? उनका लॉजिक ये था कि इसके जरिए जो है ना, क्योंकि उन्होंने सेंटर में सीटें जीती हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने 57 सीट्स जीती थी, मुस्लिम लीग ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 सीटें जीती थी। तो लिहाजा वो सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट से ज़्यादा पावर चाहते थे, तो इस वजह से ये किया था। और फिर ये जो प्रपोजल था ये रिजेक्ट हो गया, और फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे जो है ना वो सेलिब्रेट करने के वो डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंस किया था, और जिसके नतीजे में जो है ना जिसके नतीजे में ये हुआ था कि बहुत सारे रियोट्स हुए थे और फिर बहुत सारे लोग मर गए थे। और बेसिकली ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन फिर दो कम्युनिटीज़ के दरमियान में क्लेश हुआ तो बहुत सारे लोग मर गए थे। और जैसे ही कायदे आज़म वालों ने इसको रिजेक्ट किया था, तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने 8 अगस्त 1946 को इस जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाला ये जो प्रपोजल था, यानी कि आपका कैबिनेट मिशन प्लान, 16 मई प्लान इसको कहते थे, 16 मई प्लान को उन्होंने एक्सेप्ट किया। और 24 अगस्त को वायसराय ने अनाउंस कर दी इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि मुस्लिम लीग इस इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं थी। और बाद में उन्होंने दे कंसल्टेड विथ ईच अदर, उन्होंने नेगोशिएशंस की, और फिर 2 सितंबर को फिर
मुस्लिम लीग भी जो है ना इसमें शामिल हो गई। और फिर नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। जैसे कि वाइस रॉय अगर वो एब्सेंट होगा तो उसकी जगह पर, वाइस रॉय की जगह पर, ये फिर मीटिंग को प्रिजाइड करने के लिए इसको पावर्स दिए गए थे कि वो प्रिजाइड कर सकता था। बाकी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के पास या प्रेसिडेंट के पास पावर होते हैं, वो उसके पास पावर नहीं थे। तो लिहाजा इसने आकर फिर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बना दी थी। ये जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये भी इन्हीं मेंबर्स या इन्हीं इलेक्शंस की बेस पर फिर आगे गवर्नमेंट भी हमारी बनी थी। और फिर ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसी के मेंबर्स को फिर आगे एक्सटेंड करके फिर हमारी जो है ना कैबिनेट भी बनाई गई थी। तो ये जो है ना कैबिनेट मिशन प्लान दिया गया था। इस कैबिनेट मिशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था। लेकिन क्योंकि बहुत सारे रियोट्स हो रहे थे, कत्लो गारत हो रही थी, तो लिहाजा जो प्राइम मिनिस्टर थे इटली, उन्होंने एक 20 फरवरी 1947 को एक स्पीच दी थी। उस इसी स्पीच में उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे जून 1948 को। लेकिन देखें कि आज़ादी जो है जून 1948 को देनी थी, लेकिन 1947 को ही क्यों मिली? क्योंकि बहुत सारे कम्युनल रियोट्स हो रहे थे और दोनों तरफ से मर्डर वगैरह हो रहे थे। इस वजह से इसको एक्सपीडाइट किया गया और विद इन 72 डेज जो है ना पूरी आज़ादी का अमल मुकम्मल किया गया। और फिर इसके लिए जो है ना हमारे जो माउंटबेटन है उनको ये सारा क्रेडिट जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है ना 3 जून प्लान दिया और उस 3 जून प्लान को फिर एक एक्ट के तहत इंप्लीमेंट किया गया और वो एक्ट था आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसको 18 जुलाई 1947 को रॉयल एसेंट मिली थी, यानी कि इसको कानूनी हैसियत मिली थी 18 जुलाई को। अब ये जो एक्ट था बेसिकली क्या था, ये 2 मुल्क बनाने के लिए एक्ट दिया गया था। कैबिनेट मिशन में प्लान में क्या था कि 2 ग्रुप्स में हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाएगा, मुस्लिम ग्रुप में और हिंदू ग्रुप में। यानी कि ए, बी और सी में, ए ग्रुप में जैसे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, बी ग्रुप में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे और सी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे। यानी कि बंगाल, यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, मद्रास वगैरह, ये 6 सूबे जो हैं उन्होंने दे दिए इनको। और फिर बी ग्रुप में मुसलमानों को 4 सूबे, ये पाकिस्तान वाले, और 2 सूबे बंगाल और आसाम वो मुसलमानों को दे दिए। इसी तरह 6 सूबे उनको मिल गए, 6 इनको मिल गए। तो कैबिनेट मिशन प्लान सिर्फ आज़ादी देने के लिए आया था, पार्टीशन करने के लिए नहीं आया था। लेकिन माउंटबेटन आए तो उन्होंने जोर दिया कि ये कैबिनेट मिशन प्लान को तस्लीम कर ले, हम आज़ादी देकर चले जाएं। लेकिन रियोट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे और पाकिस्तान का जो बनना था वो तय था। इस वजह से अल्लाह ने आसानी की और फिर इंडियन एक्ट 1947 आया। इस एक्ट के तहत बोथ गिवन फुल पावर्स टू मेक लॉज, दोनों मुल्कों को फुल अख्तियार दिए गए कि वो अपने मुल्क के लिए कानून बना सकेंगे। और 15 अगस्त 1947 को बरतानिया का जो तसल्लुत था हिंदुस्तान पर, सब कॉन्टिनेंट पर, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अब बरतानिया जो है 15 अगस्त 1947 के बाद ना हिंदुस्तान पर काबिज रहेगा ना पाकिस्तान पर काबिज रहेगा। आप दोनों मुल्क आज़ाद हो जाएंगे। जब तक के तीसरी कंडीशन ये थी कि जब तक के ये दोनों मुल्क अपना कानून नहीं बनाते। जैसे कि हमने इंडियन एक्ट 1935 पढ़ा, तो ये एज अ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर उनको वो अडॉप्ट करेंगे और इसके सेक्शन 8 में कुछ तरमीम करके इसको पाकिस्तान के सूटेबल बनाया गया था और इसको तब्दील किया जा सकता था। कब तक? 31 मार्च 1948 तक। गवर्नर जनरल जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदुस्तान में लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो लिहाजा गवर्नर जनरल को 31 मार्च 1948 तक अख्तियारात दिए गए थे कि वो इंडियन एक्ट 1935 को अमेंड कर सकता है। और उसके बाद जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जो कि 1946 में बनी, और फिर उसके मेंबर्स हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी फिर ये इस एक्ट को अमेंड करेगी। अगर तरमीम करनी है तो इस एक्ट कानून को तरमीम करके उसके मुताबिक अपने मुल्क के मुताबिक उसको बनाएंगे। लेकिन गवर्नर जनरल इसको अमेंड नहीं कर पाएगा और गवर्नर जनरल जो है वो एसेंट करेगा, मंजूरी देगा। जैसे कि हमारे यहाँ आज भी प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन
का कोई बिल किसी हाउस से, सेनेट या नेशनल असेंबली से इनिशिएट होता है, फिर दोनों से बीच में डिस्कस होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। उसके बाद 10 दिन होते हैं साइन करने के लिए, एसेंट देने के लिए उस लाज को। तो वो जब साइन कर देता है, एसेंट दे देता है, तो वो जो एक्ट होता है, वो अमेंडमेंट जो होती है, वो जो बिल होता है, इट बिकेम लॉ, वो कानून बन जाता है पाकिस्तान में। तो गवर्नर जनरल को ये जो एसेंट का जो राइट दिया गया था, वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट थी इंडिया की, वो हमेशा के लिए खत्म कर दी गई थी। और जो टाइटल ऑफ एम्परर था, उसको रिप्लेस कर दिया गया था किंग ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि ये जो इंग्लैंड का किंग होता था, ही वॉज बेसिकली वर्किंग एज एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर मुगल एम्परर थे, तो उनकी जगह ली थी इंग्लैंड के किंग ने। हिंदुस्तान पर कब्जा करने के बाद उन्होंने ये जगह ले ली थी, एम्परर ऑफ इंडिया की जगह उन्होंने ले ली थी। तो लिहाजा क्योंकि 15 अगस्त तक उनके बाद उनका कंट्रोल खत्म होना था, तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि इस टाइटल को भी उन्होंने खत्म कर दिया। और बोथ कुड लीव ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इफ दे सो प्लीज टू। और दोनों कंट्रीज को राइट दिया गया था कि अगर वो चाहें तो वो अपनी तरफ से इसमें शामिल हो, यानी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल हो, और चाहें तो वो यहाँ से ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को एग्जिट कर सकते हैं। ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऐसे ही था जैसे कि आज हमारे यहाँ यूरोपियन यूनियन की तरह है, तो इस तरह था। बेटा अब ये देखते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, तो कानून बनाने के लिए किसी को तो जिम्मेदारी दी जाएगी ना। ये जिम्मेदारी किसको मिलेगी? ये हमें जिम्मेदारी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको मिली थी कहाँ से? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से, कि जब तक के दोनों मुल्क आज़ाद, जो दोनों मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते, तब तक के लिए वो दो चीज़ें करेंगे। एक, इंडियन एक्ट 1935 को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर यूज करेंगे, और दूसरा बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके बाय फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, और इसके दो फंक्शंस होंगे। एक तो ये फंक्शन होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी हिंदुस्तान के लिए, या फिर पाकिस्तान वाली पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और दूसरा, एज अ नेशनल असेंबली के तौर पर ये काम करेगी, यानी कि एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली भी काम करेगी जब तक कि कानून नहीं बनता। तो लिहाजा ये दो काम करने थे इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। एक, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और दूसरा ये कि उन्होंने इंडियन एक्ट 1935 को एज अ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, आरजी कानून के तौर पर यूज करना था। ये इसका सिंपल बैकग्राउंड है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये बनी थी, और ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 1945 में जो इलेक्शंस हुए थे, उस दिसंबर 1945 के इलेक्शन के बेस पर ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जुलाई 1946 में बनी थी। और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहले 69 मेंबर थे, लेकिन बाद में फिर 10 मेंबर और ऐड करके 79 मेंबर्स कर दिए गए थे, जिसमें बंगाल, ईस्ट बंगाल जो हमें मिला था, उसमें 44 उनके मेंबर्स थे। पंजाब के 22 थे, सिंध के 5, केपीके के 3, बलूचिस्तान का 1, खैबर पख्तूनख्वा का 1, बहावलपुर का 1, स्टेट ऑफ बलूचिस्तान 1, स्टेट ऑफ केपीके 1। ये जो एक एक है, ये सारी रियासतें हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान भी कैसे तकसीम था? जैसे कि ब्रिटिश इंडिया तकसीम था कि वो प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स थी, तो पाकिस्तान भी ऐसे ही था। प्रोविंसेस थे इसमें, बंगाल था, पंजाब था, सिंध था, केपीके। और 1971 में बलूचिस्तान जो है वो स्टेट से निकल के एज अ प्रोविंशियल स्टेटस उसको दिया गया था, तो वो बाद में सूबा बना था। तो हमारे यहाँ 4 प्रोविंस थे, बंगाल, पंजाब, सिंध और केपीके। और इसी तरह ये प्रिंसली स्टेट्स थी, बलूचिस्तान, खैरपुर, बहावलपुर, और इसी तरह बलूचिस्तान स्टेट खाना फकलात के नाम से मशहूर थे ये। और फिर केपीके की दीर, सवात, चित्राल वगैरह जो रियासतें थी, ये भी इसमें शामिल थी। तो लिहाजा एक सीट जो है वो एक एक सीट इनको दे के टोटल सीटें जो है वो 79 बनी थी। जैसे कि आज हमारे यहाँ आप देखते हैं ना कि नेशनल असेंबली है और वहां पर मिनिस्टर्स बैठते हैं, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यही 79 मिनिस्टर्स जो है वो बैठते थे। और इसी तरह जो है इनका स्पीकर होता था, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज द स्पीकर। और ये जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पहले इनके स्पीकर थे। देखें कि जो है ना 10 अगस्त 1947 को इस असेंबली में इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि इसके स्पीकर के लिए। और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अनअपोज
स्पीकर ऑफ द असेंबली इलेक्ट किया गया था। और फिर 11 अगस्त को 1947 को कायदे आजम ने यहाँ पर स्पीच दी थी और एज अ स्पीकर ऑफ द असेंबली। और अब देखते हैं कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, तो बेसिकली ये कौन से इश्यूज फेस कर रही थी, किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही थी जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आई। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने कौन से चैलेंजेस थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले? कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैलेंज तो उनके सामने ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन का करेक्टर क्या होगा, क्या वो इस्लामिक इन करेक्टर होगा या अन इस्लामिक, वो कौन सा करेक्टर होगा उसका, वेस्टर्न होगा या इस्लामिक होगा। वेस्टर्न का मतलब ये था कि वो सेक्युलर होगा और इस्लामिक का मतलब है कि वो नॉन सेक्युलर होगा। तो लिहाजा इनके पास दो ऑप्शंस थे, एक ये कि हम इसको वेस्टर्न सेक्युलर बना दें, जैसे कि इंडिया आज सेक्युलर है, बांग्लादेश कभी सेक्युलर था, तो लिहाजा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बना दें, और या फिर हम इसको इस्लामिक बनाएं, जैसे नॉन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो इकबाल ने भी यही कहा था, जमूर निज़ाम बादशाही हो जो जमूरी तमाशा और जुदाउद्दीन से तो यार रह जाती है चंगेजी। तो खैर जो है जमहूरियत के निज़ाम में मज़हब को अलग नहीं कर सकते, ये इकबाल का भी नज़रिया था। तो लिहाजा वो इकबाल के फ़लसफ़े को फॉलो करें या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ को, जैसे कि हम देखेंगे बाद में ये जो पॉलिटिकल साइंस में उनका ज़िक्र आता है, जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और नेक्स्ट उनके सामने था डिस्ट्रीब्यूशन का, रिप्रेजेंटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन का और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे कि पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ था ना, यानी कि पाकिस्तान जो है ना वो दो तरह से था। एक तो ये था कि पाकिस्तान की जो है ना वो आपकी एक एक ये था कि पाकिस्तान जो है बेसिकली सूबों पर डिपेंडेंट सूबे थे उसमें, और दूसरे थे उसमें प्रिंसली स्टेट थे। तो लिहाजा सूबों और प्रिंसली स्टेट्स में से आवाज नहीं आ रही है, इंशाल्लाह भी क्लियर आएगी। मैं थोड़ा सा लाउड बोलता हूँ बेटा, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये जो है बेसिकली आपके जियोग्राफी में दो चीजें थी कि पाकिस्तान प्रिंसली स्टेट्स में भी था, उसके पास स्टेट्स भी थी और उसके पास प्रोविंसेस भी थी। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, जैसे बंगाल की पॉपुलेशन कितनी थी, फिर बंगाल एक अलग सूबा था, फिर पाकिस्तान में ये हमारे यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में तीन और सूबे थे, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन का इनके सामने इशू था। और लैंग्वेज कंट्रोवर्सी थी उनके यहाँ। एक तो ये था कि जैसे नेहरू रिपोर्ट ने उर्दू को एज ऑफिशियल लैंग्वेज रिजेक्ट कर दिया और 1938 में उर्दू बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन फिर बाद में 1900 में उर्दू के खिलाफ तहरीकें चलना शुरू हो गई कि भाई उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज हिंदुस्तान के तौर पर, कोर्ट लैंग्वेज को के तौर पर इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो पहले तो उर्दू फेस कर रही थी हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। अब जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो बंगाल, क्योंकि जाहिर सी बात है दो इस पाकिस्तान के दो विंग्स थे, एक मशरकी पाकिस्तान एक मगरबी पाकिस्तान। तो मशरकी पाकिस्तान वाले बंगाली पर जोर दे रहे थे और मगरबी पाकिस्तान वाले उर्दू पर जोर दे रहे थे। तो यह लिहाजा उनके सामने एक ये कंट्रोवर्सी भी थी कि कौन सी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। और फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, ये जो डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमने जो पॉलिटिकल सिस्टम एडॉप्ट किया वो ब्रिटिशर से एडॉप्ट किया, और वो था पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी वाला, डिक्टेटरशिप तो नहीं थी, डेमोक्रेसी थी। और डेमोक्रेसी के दो फॉर्म्स थे। फिर एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म, जो कि अमेरिका के जैसे कि वहां पर आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा होगा, वहां पर सिर्फ प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, तो वहां पर सिर्फ प्रेसिडेंट होता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म में आपको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों मिलते हैं। तो लिहाजा क्या, ये दो तरह के फार्म थे। एक ये था कि पाकिस्तान बरतानिया का दिया हुआ सियासी निज़ाम अख्तियार कर ले, पार्लियामेंट्री फार्म। और दूसरा ये था कि प्रेसिडेंशियल फार्म अमेरिका से मुतासर हो जाए और फिर उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वो अडॉप्ट कर ले। तो ये कुछ चैलेंज थे जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फेस कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले ये चीज़ें डिसाइड करना ज़रूरी था। तो लिहाजा ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, वो किया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, कि उन्होंने 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दी। 7 मार्च को ये प्रेजेंट की गई थी और 12 मार्च को इसे पास किया गया था।
और ये जो है लियाकत अली खान ने उस वक्त जिंदा थे, उन्होंने ये पेश भी की थी और पास भी करवाया से। तो इसमें उसके जो कोर पॉइंट्स थे, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एम्स। और किसके एम्स, कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की आउटलाइन, जैसे आप लोग ऐसा ऐसे कोई लिखते हैं तो उसमें आप उसकी आउटलाइन पहले बनाते हैं और फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनेंगे उसके लिए एक आउटलाइन बनानी थी कि भाई कौन से ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अचीव करेंगे। तो कौन सी चीजें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड होंगी। एक तो सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, इसकी डिटेल में आगे आपको शेयर करता हूँ कि सोवरेनिटी जो है वो बिलोंग करती है अल्लाह तबारक ताला को, यानी कि वही हाकिम है पाकिस्तान के। और दूसरा इस्लामिक डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी कौन सी इंट्रोड्यूस करवाई उन्होंने, इस्लामिक डेमोक्रेसी। और सेकुलरिज्म उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई बेसिकली, क्योंकि पाकिस्तान सेकुलर नहीं था उस वक्त। जब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई थी तो उस वक्त कुछ मिनॉरिटी के मेंबर्स थे जिन्होंने कहा था कि कायदे आज़म ने 11 अगस्त को कहा था कि रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेट अफेयर्स, कि रिलीजन का स्टेट अफेयर्स से ताल्लुक नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान वुड बी अ सेकुलर कंट्री, तो लिहाजा हमारे यहाँ सेकुलरिज्म होना चाहिए। तो खैर कायदे आज़म जो लियाकत अली खान थे उन्होंने ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था और उनको कहा था कि मिनॉरिटीज़ वालों का कहा था कि यू विल बी द इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा पाकिस्तान में जितने भी शहरी रहते हैं, चाहे किसी भी मज़हब साथ या पर्टिकुलर सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हों, बेसिकली दे आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो मिनॉरिटीज़ की जो राइट्स थे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो दो हिस्सों में हुआ ना, दो पॉपुलेशन के दरमियान में हुआ। तो कौन सी पॉपुलेशन, हिंदू और मुसलमान थे। यहाँ पर जो है 5.5 मिलियन लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए हिंदुस्तान में, और इसी तरह जो है 6.5 मिलियन जो है माइग्रेट करके आया हिंदुस्तान से पाकिस्तान में। और 1951 में लियाकत नेहरू पैक्ट भी साइन हुआ था, जो कि बेसिकली एक एक पैक्ट था कि मिनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, जैसे लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, और ये जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। तो मिनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रहा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने डिफाइन कर दिया। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि पाकिस्तान सूबों से बनता है और जिसमें सूबे हों वहाँ पर फेडरेशन होती है। तो लिहाजा सूबों से पाकिस्तान बना, और उस वक्त बंगाल, पंजाब, सिंध, केपीके ये हमारे सूबे थे, और साथ में प्रिंसली स्टेट्स भी नहीं। और फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एसोसिएशन, ये जितने भी राइट्स थे ये सारे राइट्स जो है ना वो सबको मिलने चाहिए। जैसे राइट टू एसोसिएशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। राइट टू एसोसिएशन का मतलब है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज में बना सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और इसी तरह फ्री स्पीच है कि आप अपने आइडियाज़ को पब्लिकली शेयर भी कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई तो उस वक्त बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई थी। ये जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी बेसिकली दो बनी थी, एक 28 सितंबर 1950 को और दूसरी जो है 22 दिसंबर 1952 को। और इसमें बेसिकली जो है जो रिकमेंडेशंस थी खास तौर पर वो ये थी कि अपर हाउस में 120 सीटें होंगी और लोअर हाउस में 400 सीटें होंगी। ये जहां पर आपको रेड कलर में सी नजर आ रहा है सर्किल के अंदर, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन है ना, ठीक है। नीचे मैंने लिखा हुआ है, आप देखेंगे ये वो पॉइंट्स हैं जो दोनों कमेटीज में कॉमन थे। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू हाउसेस, अगर दोनों हाउस के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक हाउस बिल को पास करता है दूसरा नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग के साथ ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, दोनों हाउसेस को एक साथ बिठा दिया जाएगा।
फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 5 साल के लिए बनेगी, जैसे कि आज भी हमारे यहाँ है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स बनती हैं वो 5 साल के लिए बनती हैं। और इसी तरह जो है ना, जो प्रोविंशियल है, जो है प्रोविंशियल हेड जो होगा, यानी कि गवर्नर जो होगा, वो अपॉइंट होगा हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट की तरफ से। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी ऐसा ही होता है कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नर होता है वो रिप्रेजेंट करता है फेडरल गवर्नमेंट को, और वो प्रेसिडेंट की तरफ से अपॉइंटेड होता है। और इस तरह 3 सब्जेक्ट्स थे, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में फेडरल वो जो फेडरल डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, और प्रोविंशियल वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती है, और कॉन्करेंट वो जिनको दोनों मिलकर चला रहे होते हैं। और अगर सूबों का कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में क्लेश आ जाए, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानेंगे या प्रिवेल करेगा, तो वो फेडरल लॉ होगा जो कि प्रिवेल करेगा। तो असल जो है वो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अगर वो उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ हो प्रोविंसेस में, तो वो नहीं मानी जाती। जैसे 1935 के एक्ट में हमने कहा था कि भाई प्रोविंसेस अपने लॉज बना सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्टी नहीं होने चाहिए 1935 एक्ट के। तो लिहाजा हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनेगा तो उसके कॉन्ट्राडिक्टी नहीं होनी चाहिए। और बोर्ड ऑफ उलमा जो है, 22 उलमा को बिठाकर बोर्ड ऑफ उलमा बनाया गया था। इसका पर्पज़ क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजंस को देखना और फिर सजेस्ट करना। क्रिटिक्स क्या हुई थी कमेटीज पर कि ईस्ट में क्योंकि मेजॉरिटी थी पॉपुलेशन की, तो लिहाजा उस मेजॉरिटी को इग्नोर कर दिया गया था। और दूसरा कि ये जो उन्होंने कहा था कि अगर दोनों असेंबलीज के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हो तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो वो कहा गया था कि ज्वाइंट सिटिंग के जरिए से। लेकिन नो प्रोविजन इन केस, इस केस में कोई सॉल्यूशन ज्वाइंट सिटी का दिया नहीं गया था कि वो किस तरह होगा, यानी कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं डिफाइन किया गया था। और लैंग्वेज के मामले पर ये साइलेंट थी। ये जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी ये लैंग्वेज के मामले में साइलेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान में ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था ये लैंग्वेज का चल रहा था, और लैंग्वेज के मामले में ये खामोश थी। तो लिहाजा इसमें देखें कि ये जो की पॉइंट्स हैं वो ये कि फेडरल और प्रोविंशियल दो तरह की गवर्नमेंट्स थी, फेडरल और प्रोविंशियल। और फिर फ्रेंचाइज जो है, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर वो इलेक्शंस होने थे। और इसी तरह जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लामिया बनाया गया था, जो कि बेसिकली क्या करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखेगा कि वो इस्लामिक है या नहीं। और फिर इसके बाद हमारे पास आया था बोगरा फार्मूला, और कुछ इवेंट्स हुए थे, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। नेक्स्ट जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको बाद में देखेंगे, ये चीज़ें बात की हैं। तो ये जो प्रियम्बल में कह रहा था कि sovereignty belongs to Almighty Allah, whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him। कि sovereignty belongs to Almighty Allah है। अमेरिका में देखें तो sovereignty belongs to public है। तो लिहाजा जैसे पब्लिक डिसाइड करे, तो हमारे यहाँ ये है कि ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक डिसाइड करेगी, बल्कि हम कुरान को देखेंगे, अहादीस को देखेंगे, यानी इस्लामिक प्रोविजंस को देखेंगे कि वो हमें क्या बताती हैं। उनकी गाइडेंस से हम जो है अपनी अथॉरिटी ड्राइव करेंगे। और ये जो सोवरेन अथॉरिटी है, अल्लाह ने ये पब्लिक को ट्रांसफ़र कर दी है। अब पब्लिक इस अथॉरिटी को, अल्लाह की दी हुई इस अथॉरिटी को सही से यूज़ करे, और फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे, और यही रिप्रेजेंटेटिव जाकर उनकी गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो लिहाजा ये जो सोवरेनिटी है ये ट्रांसफरेबल है। अल्लाह ने आपको राइट टू वोट दिया है, राइट टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव दिया है, तो इसको सोच समझ के आप वोटिंग किया करें। तो ये जो कहा था, कहते वेयर इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एज इनिशिएटेड बाय इस्लाम शैल बी फुली ऑब्जर्व्ड। यानी कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पब्लिक की जो डिमांड्स होती हैं, जो राइट्स होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस वगैरह, तो ये सारे हम इस्लामिक प्रोविजन के मुताबिक ही देंगे। ये थोड़ा सा फ़र्क है इक्वलिटी और इक्विटी में, कि तीनों के देखें कि टेबल बराबर है, लेकिन इक्विटी में ये है कि अब एक को नहीं दी गई, एक को 2 दी गई हैं और एक को 1 दी गई है, ताकि जो है ना
तीनों जो है वो एंजॉय कर सकें, जो मैच है वो देख सकें। और सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस ये है कि आपको फ्रीडम, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स और फेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलें। और सोशल जस्टिस से मुराद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ होता है। तो लिहाजा सोशल जस्टिस इज़ द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो अब देखते हैं कि ये हमारी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसके इसके जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चैलेंजेस वो फेस कर रही थी, उनको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कैसे जो है ना रिजॉल्व किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था इनका। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामिक होगा, यानी कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह होगा, जैसे कि अमेरिका में सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पब्लिक नहीं होगा। इस्लामिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को रिजेक्ट किया गया था। पाकिस्तान विल नॉट बी अ सेक्युलर स्टेट, तो ये डिक्लेयर कर दिया गया था। और फिर जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया 23 मार्च 1956 को, तो पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो वर्ड इस्लामिक जो है उसके साथ ऐड कर दिया गया था। ये इसी वजह से कि क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह और इस्लामिक डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम सेकुलरिज्म को अडॉप्ट नहीं करते, जहां पर रिलीजन की इंटरफेरेंस नहीं होती है पॉलिटिक्स में, स्टेट्स के अफेयर्स में रिलीजन को की इम्पोर्टेंस नहीं होती है, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक बनाना है या हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है या क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो वहाँ पर तो पब्लिक को कोई इशू नहीं होता सेकुलरिज्म की वजह से। लेकिन फिर मिनॉरिटीज़ की राइट्स का क्या होगा? तो लिहाजा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुल लिबर्टी देता है तमाम मिनॉरिटीज़ को अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने के लिए। तो लिहाजा मिनॉरिटीज़ की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके राइट्स हैं, वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड हैं एंड दे आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। फिर यहाँ पर देखें कि बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लामिया भी बनाया गया था और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो बनाई गई थी। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम ये लेंगे भाई पाकिस्तान में शादी की एज क्या होनी चाहिए, तो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ये हमें अकॉर्डिंग टू द इस्लाम ये बताएगी कि भाई इस्लाम में ये कंडीशन है और ये एज रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह ये इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल भी बनाई गई थी। और बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लामिया का पर्पज़ यही था कि जो है ना बोर्ड ऑफ तालीमत इस्लामिया बनाई गई थी, जिसका पर्पज़ ये था कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशंस को अकॉर्डिंग टू द इस्लाम बनाना था। और फिर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजीज हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में रही हैं। और इसी तरह जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखें, एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी जैसे कि बहावलपुर, खैरपुर, दीर, सत्रा, सवात, चित्राल वगैरह, तो वो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता वो शामिल हुई थी। 1971 में दीर, सवात, चित्राल वगैरह को भी और फिर खान ऑफ कलाफ की रियासत को भी इंक्लूड कर किया गया था पाकिस्तान में। और इसी तरह जो है ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए उन्होंने जो, जैसे कि हमने वो देखा था ये जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज़ की रिपोर्ट दी थी, तो उन्होंने अपर हाउस और लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेशन को डिवाइड किया था। लिहाजा जो है ना पॉपुलेशन बेस पर ये रिप्रेजेंटेशन होती है, तो उसको कंसीडर करना था। तो नेक्स्ट है हमारा जो है ना, ये जो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने उर्दू को सिर्फ कौमी ज़बान करार दिया था, जबकि दूसरी जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट थी वो बिल्कुल इस पर खामोश थी, उन्होंने कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया था। और फिर ये जो इशू था ये कायम रहा, फिर मोहम्मद अली बोगरा ने आकर इसको सॉल्व किया था। और फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी के दो फॉर्म थे, तो लिहाजा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने आकर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों हो गए। अब देखते हैं कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी पहली, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे डिसॉल्व हुई। तो 16 अप्रैल 1953 को ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है उसको डिसमिस किया गया था और इसकी जगह पर जो है
इसकी जगह पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगरा, उनको लाया गया था। और मोहम्मद अली बोगरा को 17 अप्रैल 1953 को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तीसरे प्राइम मिनिस्टर। और मोहम्मद अली बोगरा ने ये जो इश्यूज थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की थी, ख़ास तौर पर रिप्रेजेंटेशन का जो इशू था। उन्होंने ये जो दो जो विंग्स थे हमारी, ईस्ट और वेस्ट विंग, उनमें जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें उन्होंने ये पेश किया था फार्मूला कि अपर हाउस में 10 सीटें ईस्ट पाकिस्तान को दे दी थी, और फिर अपर हाउस में ही उन्होंने 40 सीटें जो है वो हमारे वाला जो हिस्सा है वेस्ट पाकिस्तान को दी थी। और इसी तरह 165 सीटें उन्होंने लोअर हाउस में, यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा, ये नोट कर लें, 165 सीटें उन्होंने दी थी ईस्ट पाकिस्तान को, और 135 सीटें उन्होंने दी थी वेस्ट पाकिस्तान को। अब ये यहां पर देखें कि किस तरह ये पैरिटी फार्मूला कहलाता है। इक्वलिटी उन्होंने मेंटेन की थी रिप्रेजेंटेशन की, कि बंगालियों को उन्होंने 10 सीटें दी थी अपर हाउस में, और लोअर हाउस में उनको दी थी उन्होंने 165। तो 165 प्लस 10 ये हो गई 175। और इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान वालों को, यानी हमें, हमारे वाले हिस्से में उन्होंने 40 सीटें रखी थी लोअर हाउस में, अपर हाउस में, और 135 सीटें रखी थी लोअर हाउस में। तो 135 प्लस 40 इज इक्वल टू 175। तो देखें, इस वजह से ये जो बोगरा फार्मूला है इसको पेरिटी फार्मूला भी कहा जाता है, कि ये जो मेन रिप्रेजेंटेशन का इशू था कि पाकिस्तान दो विंग्स में तकसीम था, या पाकिस्तान के दो जोन्स थे, ईस्ट और वेस्ट जोन, या ईस्ट विंग और वेस्ट विंग, या फिर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो इनमें जो रिप्रेजेंटेशन के जो इश्यूज थे वो उनको किस तरह उन्होंने हल किया था। और फिर मोहम्मद अली बोगरा जो है, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये बोगरा फार्मूला में कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वाइस वैसा होंगे, यानी मिसाल के तौर पर ईस्ट पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर है तो वेस्ट से प्रेसिडेंट होगा, और इसी तरह ईस्ट से अगर प्रेसिडेंट है तो वेस्ट से प्राइम मिनिस्टर होगा। तो एक सूबे में प्राइम मिनिस्टर होगा तो एक में एक विंग में प्राइम मिनिस्टर होगा, तो एक विंग में जो है वो प्रेसिडेंट होगा। तो इस तरह दोनों को जो है ना रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तो ये भी एक अच्छी सॉल्यूशन थी रिप्रेजेंटेशन सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की। और प्रेसिडेंट के पावर दिए गए थे, जैसे कि हमने 1935 का एक्ट देखा था, तो उसमें वायसरॉय के पास पावर थे। और इसी तरह जो है हमारे यहाँ 1935 का एक्ट जैसे कि पाकिस्तान के बाद बना, तो उसके पास भी 1935 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के पास पावर थे, यानी कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास। तो बोगरा ने ये सजेस्ट किया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करने का जो राइट था वो प्रेसिडेंट के पास दिया गया था। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आई, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे डिसॉल्व, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियाँ आई हैं। फिर बाईलिंगुअल जो है, दो क्योंकि हिस्सों में पाकिस्तान था तो लिहाजा दो कौमी ज़बानें करा दी गई। दो पैरेलल नेशनल लैंग्वेजेस रहीं पाकिस्तान में, एक आपकी उर्दू थी, एक बंगाली थी। फिर ये बंगाली बाद में 1971 में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। और पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 और 1962, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान की दो कौमी ज़बानें रही। तो ये जो है ये बोगरा फार्मूला कहलाता है। ये 7 अक्टूबर 1953 को मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। अब देखते हैं कि ये जो बोगरा फार्मूला है उसने किस हद तक इन इश्यूज को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इश्यूज को रिजॉल्व किया था। तो ये देखते हैं हम, ये चीज़ सेम रहेगी क्योंकि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, और डेमोक्रेसी इस्लामी की रहेगी, मिनॉरिटीज़ के राइट प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी तकसीम आ जाएगी। ये जो वन वन यूनिटी का जो फार्मूला है वो मोहम्मद अली बोगरा ने प्रेजेंट किया था, और फिर
वन यूनिट बेसिकली क्या था कि ये जो हमारे पास सूबे थे, जैसे कि पंजाब, सिंध और केपी के, इनको मिलाकर एक सूबा कर दिया, और फिर वहां पर ईस्ट पाकिस्तान में बंगाल को एक सूबा कर दिया। यानी कि पाकिस्तान को सिर्फ दो सूबों में तकसीम किया गया था। और ये जो वेस्ट वाला था, ये वेस्ट वाला पाकिस्तान हमारा वाला, ये वन यूनिट का वन यूनिट बन गया, और वो दूसरा वन यूनिट वहां पर था। यानी कि इस पूरे पाकिस्तान को एक सूबा बना दिया गया था। और ये इस वजह से किया गया था कि रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज आ रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो सीटों वाली एडजस्टमेंट थी कि 175 सीटें उनको दी गई और 175 उनको दी गई। एक का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो एक का प्रेसिडेंट बनाया गया। और इसी तरह फिर लैंग्वेज में भी पैरिटी की गई कि भाई उनकी उर्दू, उनकी बंगाली लैंग्वेज को कौमी ज़बान करार दिया गया और हमारी उर्दू कौमी ज़बान को करार दिया गया। तो दो कौमी नेशनल लैंग्वेजेस दो बन गई। तो लिहाजा इस वजह से ये एक पैरिटी जो है ना की गई थी इस फार्मूले में। और दो कौमी ज़बानें की गई थी, बंगाली और उर्दू। अब आए कि ये देखें कि हमने वहां पर ये तो नहीं कहा था कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम था बोगरा फार्मूला में, लेकिन देखें कि उन्होंने कहा था कि एक जगह प्राइम मिनिस्टर होगा तो एक जगह प्रेसिडेंट होगा, वाइस वर्सा होगा। अगर ईस्ट में प्राइम मिनिस्टर है तो वेस्ट में प्रेसिडेंट होगा, अगर ईस्ट में प्रेसिडेंट है तो वेस्ट में प्राइम मिनिस्टर होगा। तो लिहाजा ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को होना ये बताता है कि ये पार्लियामेंट्री फार्म होगा। लिहाजा बोगरा ने जो सजेशन दी थी वो पार्लियामेंट्री फार्म की सजेशन दी थी उन्होंने। तो अब देखते हैं सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ चलते हैं कि सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया गया था। डिसॉल्व होने की वजह क्या थी? मौलवी तमीजुद्दीन ने उन पर केस भी किया था, इलेक्शन हुए, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ गई। तो ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है डिसॉल्व कैसे हुई? इस तरह हुई कि हमारे ये जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, इनके पास स्पेसिफिक पावर्स थे। प्रोडा एक्ट के नाम से इनके पास एक पावर था, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, प्रोडा एक्ट के नाम से। और दूसरा आर्टिकल 9, 10, 10A, 10B, ये आर्टिकल्स थे। इन इन एक्ट्स के तहत और इन पावर्स के तहत गवर्नर जनरल के पास पावर होता था कि वो किसी को भी मिनिस्टर को डिसॉल्व कर सकता था, उसकी मिनिस्ट्री को ख़त्म कर सकता था, उसको टर्मिनेट कर सकता था। लिहाजा इन एक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की। जब इन एक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने 24 अक्टूबर 1954 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। और फिर ये केस लेकर चले गए मौलवी तमीजुद्दीन सिंध हाई कोर्ट ने। सिंध हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लिहाजा गवर्नर जनरल उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसके पास ये राइट नहीं है, वो स्पेशल पर्पस के लिए बनी हुई है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तक वो नहीं बनाती उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर ये केस जो है गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का लेकर बोगड़ा चले गए फेडरल कोर्ट। उस वक्त फेडरल कोर्ट कहलाती थी, आज इसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट यानी फेडरल कोर्ट में चले गए। और फिर फेडरल कोर्ट के जस्टिस मुनीर जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के, उन्होंने उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और फिर ये नहीं बना पाई है, लिहाजा री इलेक्शन करवाया जाए। तो इलेक्शन हुए और इलेक्शन के नतीजे में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर आ गए चौधरी मोहम्मद अली। और फिर उन्होंने आकर हमारा ये जो पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया था। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बना तो उन्होंने इस इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया? एक ये वाली चीज़ तो सेम रहेगी। और यहाँ पर देखें कि वेस्ट पाकिस्तान एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और वेस्ट पाकिस्तान एक्ट क्या था? बेसिकली ये जो वन यूनिट स्कीम मैं आपको बता रहा था, 30 सितंबर 1955 को ये वेस्ट पाकिस्तान एक्ट आया था अंडर द चौधरी मोहम्मद अली। और वेस्ट पाकिस्तान में हमारा वाला जो पाकिस्तान है उसको एक यूनिट काउंट किया गया था। और नेशनल असेंबली, क्योंकि ये यूनिकैमरल हाउस था, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन यूनिकैमरल था, उसमें एक ही हाउस होता था, सेनेट नहीं होती थी, तो उसमें 300 सीटें थी।
और इसी तरह पहला कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो उसमें दो ही कौमी ज़बानें थी पैरेलल, जैसे कि बोगरा ने सजेस्ट की थी, तो उर्दू और कौमी बंगाली ज़बान जो है ये दोनों कौमी ज़बानें रही। और फिर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम रहा, क्योंकि ये हमारे गवर्नर जनरल जो है, ये सॉरी, हमारे चौधरी मोहम्मद अली वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड सिकंदर मिर्जा वाज द प्रेसिडेंट। तो फोर्थ गवर्नर जनरल और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के ये सिकंदर मिर्जा थे। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट आ गया तो हमारे गवर्नर जनरल का ओहदा चेंज करके उसको प्राइम प्रेसिडेंट बना दिया गया था। लिहाजा ये कौन सा सिस्टम था, ये था आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड देखते हैं कि 7 अक्टूबर 1958 को माशाल्लाह लगाया गया था, क्योंकि नए इलेक्शन होने थे और सिकंदर मिर्जा जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं रहता, तो लिहाजा उन्होंने अयूब खान को सजेस्ट किया कि वो माशाल्लाह लगा दें। लिहाजा उन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को माशाल्लाह लगाया और फिर 20 दिन के बाद सिकंदर मिर्जा को भी उन्होंने निकाल दिया और वो फिर बीमार हुए और उनका इंतकाल हो गया और फिर तेहरान में उनको दफनाया गया। और उन्होंने यानी कि अयूब खान ने जस्टिस शहाबुद्दीन के अंडर में कमीशन बनाई। इस कमीशन ने क्या किया कि उर्दू और इंग्लिश में कॉपीज़ तकसीम की और फिर उस पर फीडबैक लिया गया। उर्दू, बंगाली और इंग्लिश कॉपीज़ तकसीम की गई। एक सर्वे किया गया कि कौन सा सिस्टम आपको चाहिए, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल। तो लिहाजा उन्होंने इस सर्वे के नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशन चूज़ करवाया 8 जून 1962 को। और इसने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इश्यूज रिजॉल्व किए थे वो कुछ इस तरह थे। ये चीज़ सेम रहेगी और यहाँ पर भी ये सेम रहेगा। वेस्ट पाकिस्तान इंटैक्ट था, नेशनल असेंबली एक ही थी, यानी कि ये यूनिकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन था। तो यूनिकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि पहला और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिकैमरल थे, तो लिहाजा यूनिकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि एक असेंबली होती है, लिहाजा नेशनल असेंबली थी और उसमें 157 सीट्स थी। और इसके साथ जो है ना, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोगरा फार्मूला को कंसीडर करते हुए आगे फर्दर उन्होंने उर्दू और बंगाली कौमी ज़बान उन्होंने रखी थी, तो पाकिस्तान के उस वक्त भी दो कौमी ज़बानें थी। यहाँ पर एक चेंज आया और वो ये चेंज ये था कि ये जो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था और अयूब खान के ज़माने में बना एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उनके ज़माने में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता था, जैसे कि प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। तो अयूब के खान के ज़माने में प्राइम मिनिस्टर नहीं था। हमारा तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो ये है, जब अयूब खान के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट हुई तो अयूब खान ने याया खान को पावर ट्रांसफ़र कर दिया और याया खान ने फिर माशाल्लाह लगा दिया। फर्दर 1969 में उन्होंने माशाल्लाह लगाया और उसके बाद उन्होंने जनरल इलेक्शंस अनाउंस किए कि जनरल इलेक्शंस करवाएंगे और ये इलेक्शंस हुए। उसमें जो है ना आपकी अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों जीत गई। 162 सीट्स जो है ना वो अवामी लीग ने जीती थी और 86 सीट्स जो है ना वो पीपी ने जीती थी। लिहाजा गवर्नमेंट नहीं बन पाई पॉलिटिकल क्लेश की वजह से और एज अ रिजल्ट जो है वो बांग्लादेश हमसे सेपरेट हो गया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश हमसे अलग हो गया और फिर उसके बाद यानी 20 दिसंबर 1971 को हमारे जो है ना फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने जुल्फकार अली भुट्टो। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने मोहम्मद अहमद कसूरी के अंडर में एक कमीशन बनाई और उस कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स किया गया। अब देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान के इश्यूज कैसे रिजॉल्व किए। तो ये पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन था। ये चीज़ सेम रहेगी थ्रू आउट द तीनों, यानी कि ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बोगरा फार्मूला और 3 कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। वेस्ट पाकिस्तान एक्ट को ख़त्म कर दिया गया, ये खुद याया खान ने वेस्ट पाकिस्तान एक्ट को ख़त्म कर दिया था और ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया
और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा बाई कैमरल है, इसमें 2 हाउस हैं, बाई का मतलब है 2 हाउस, कैमरल का मतलब है हाउस, तो 2 हाउस पर डिपेंड करता है। उस वक़्त 210 सीटें थी इसकी और सेनेट में 63 सीटें थी और फिर बाद में वो इंक्रीज़ होती रही हैं और फिर ये डिटेल्स हम जब कॉन्स्टिट्यूशन में जाएँगे तो पढ़ेंगे। तो लिहाज़ा ये बाई कैमरल हाउस था, एक तो ये तब्दीली आ गई यहाँ पर। जियोग्राफी में ये तब्दीली ये आई कि ईस्ट पाकिस्तान से हमसे एक विंग हमसे अलग हो गई और लैंग्वेज में तब्दीली ये आई कि हमारे यहाँ क्योंकि बंगाल एक जियोग्राफिकल एरिया था पाकिस्तान का, वो हमसे एज अ इंडिपेंडेंट होके सेपरेट होकर वो अलग हो गए, तो लिहाजा उनकी ज़बान भी पाकिस्तान में कौमी ज़बान नहीं रही, तो लिहाजा उर्दू कौमी ज़बान बन गई। फिर यहाँ पर एक तब्दीली आई, जैसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यहाँ पर देखा कि वो प्रेसिडेंशियल था, तो यहाँ पर हमारा जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, दोनों हैं, और ये हमारा पाकिस्तान का परमानेंट और वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जाता है। और देखेंगे दोनों कॉन्स्टिट्यूशन, दो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दोनों के दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। 1962 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है। बस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956, 1962, 1973, ये इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों से कुछ क्यूरीज वगैरह ले लेता हूँ आपकी।